पर्सनैलिटी वाले चैप्टर से एक एमसीक्यू की क्लास ले चुकी हूँ और ये दूसरी क्लास है, ठीक है। तो पहले उस क्लास को भी देख लेना, कुछ क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन सेम हो सकता है क्योंकि पीडीएफ अलग अलग टाइम पे बनाई गई थी, और पहले उसको कर लेना क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैंने डीप में कुछ एक्सप्लेन किया था। अब उसको, उसमें जो क्वेश्चंस को करवा चुकी हूँ, उसके आसपास के जितने करवा चुकी हूँ वो इसमें नहीं करवाऊंगी। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां नहीं है। पहले बात तो आप इस शब्द को पकड़ो, प्रक्षेपण को आपको पता होना चाहिए कि प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन किसको कहा जाता है। देखो, किसी दूसरी चीज का माध्यम बनाकर, और मान लो आपके सामने कोई ऐसी चीज रख दी जाए और उसको देखकर आपके व्यवहार में, आपके अंदर जो प्रतिक्रियाएं, आपके जो अचेतन मन में जो चीजें दबी हुई थी वो एकदम से उसको देखकर बाहर निकल जाए। यानी कि पहली बात तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अचेतन मन को मापा जाता है। अचेतन मन के अंदर जो भी चीजें थी, यानी कि ये प्रक्षेपण क्या है, व्यक्तित्व मापन विधि, व्यक्तित्व मापन विधि, ठीक है। और व्यक्तित्व में किसको मापा जाता है, इसके अंदर मापा जाता है अचेतन मन को। अचेतन मन कितना होता है, 9/10 हिस्सा, ठीक है। अब इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए एक उद्दीपक प्रयोग किया जाएगा, उद्दीपक। अब वो उद्दीपक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस उद्दीपक को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो एकदम से बाहर निकलेगा। उस विधि को क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण विधि कहा जाता है। और दूसरी कौन सी होती है, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। यानी कि व्यक्तित्व मापन विधि 3 तरह की होती है, वैसे तो 2 तरह की बोले जाते हैं, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी, अब अप्रक्षेपी 2 टाइप की होंगी, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। यहाँ पर पूछा गया प्रक्षेपण विधि कौन सी है, टीएटी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट प्रक्षेपण विधि है, सीएटी चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट प्रक्षेपण विधि है, शाई दबाव परीक्षण, हरमन रोसा परीक्षण, शाई दबाव परीक्षण, इंक बॉल्ट परीक्षण, ये भी क्या है, प्रक्षेपी विधि है। ये कब दी गई थी, ये 1921 में दी गई थी। ये कब दी गई थी, 1930 में। इसको देने वाला कौन था, मॉर्गन एंड मुर्रे, मॉर्गन एंड मुर्रे, ठीक है। और इसमें कितने कार्ड यूज किए गए थे, 31 कार्ड। इसमें कितने कार्ड यूज किए गए थे, 10 कार्ड। देने वाला कौन था, हरमन रोसा, उसी को शाही दबा बोल दिया गया। सीएटी बालेकन ने दी थी 1940 में, और उसके बाद संशोधन भी हुआ था इसके अंदर, और इसके अंदर कितने कार्ड यूज किए गए थे, 10 कार्ड यूज किए गए थे। इसके अंदर भी 10 कार्ड और इसके अंदर 31 कार्ड यूज किए गए थे। समाज मिति कौन सी है, वस्तुनिष्ठ विधि, समाज के द्वारा। यहाँ पर अप्रक्षेपी में 2 बताई थी, एक व्यक्तिनिष्ठ और एक वस्तुनिष्ठ। तो ये समाज मिति कौन सी विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताओ, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्या ढूंढ रही थी मैं, पता नहीं। लियोपार्ड बालक ने 1948 में, ये कब दी थी, लियोपार्ड बालक ने 1948 में दी थी, ठीक है। तो समाज मिति जो विधि है वो कौन सी है, वस्तुनिष्ठ है, और बाकी सारी ये कौन सी थी, प्रक्षेपण थी। सेकंड क्वेश्चन, यह करो या न करो, ये किस में आता है, ये परम अहम में आता है। आदमी किस में रहता है, असमंजस की स्थिति में रहता है। असमंजस की स्थिति में क्यों रहता है, क्योंकि उसके अचेतन मन में बहुत सारी चीजें पहले से दबी हुई होती हैं, और वो समाज के साथ में बहुत अच्छा बनने के लिए हर सिचुएशन में डाउट में रहता है, मैं ये करूं ना करूं, समाज क्या कहेगा। मतलब बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होता है, बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी होता है, और वो उसके दिमाग में रहता है कि मैं करूंगा तो समाज क्या कहेगा, और इसी कारण वो किस में आ जाता है, कुसमायोजन में आ जाता है। ये मैं करूं या ना करूं, ये किस में आता है, परम अहम में। देने वाले कौन थे, ये सिगमंड फ्राइड, जो कौन थे, मनोविश्लेषणवादी थे, सिगमंड फ्राइड। ये तीनों ही उन्होंने दी थी, ठीक है, इद, ईगो और सुपर ईगो। नेक्स्ट, क्रेशमर ने, जो जर्मन विद्वान थे, उन्होंने व्यक्ति का वर्गीकरण किसके बेस पर किया था। क्रेशमर
इन्होंने जो व्यक्ति का वर्गीकरण किया था वो किसके बेस पर किया था? शारीरिक संरचना के आधार पर किया था। और बुक का नाम क्या था? साइकिक एंड कैरेक्टर। और उन्होंने कौन से वर्गीकरण किया था? सुडोलकाय, क्षीणकाय, स्थूलकाय और एक मिश्रित टाइप। ये कौन थे? फ्रेशमर। और बुक का नाम क्या था? साइकिक एंड कैरेक्टर, 1925 में। सुडोलकाय, क्षीणकाय, स्थूलकाय और मिश्रित टाइप। ठीक है। नेक्स्ट, अचेतन मन में अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन में किसका अध्ययन किया जाता है? ये कौन सी विधियां होती हैं? मनोविश्लेषणवादी विधियां होती हैं। और जो किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि क्या है? पूरी की पूरी, यानी कि एक व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं। अब संपूर्ण सूचनाएं, पहली बात है विधि क्या है? व्यक्तित्व मापन। और कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है। और ये व्यक्तिनिष्ठ कौन सी होती है? अप्रक्षेपी। ठीक है। अब किसको किया जाता है? संपूर्ण सूचना, यानी कि उसके जन्म से लेकर और उसके पिछला जो भी अध्ययन था, तो उसमें क्या करेंगे? व्यक्ति इतिहास विधि, उसका पूरा इतिहास देखेंगे। ये जो व्यक्ति इतिहास विधि है, जो साक्षात्कार है, ये कौन सी विधियां होती है? व्यक्तिनिष्ठ। अवलोकन और निर्धारण है, ये कौन सी विधियां है? वस्तुनिष्ठ विधियां है। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। बुद्धि परीक्षण से क्या किया जाता है? बच्चों का वर्गीकरण किया जाता है। बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा जड़ बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है, या बहुत ही विशेष टाइप का है। फिर उसी हिसाब से उनका क्या किया जाता है? पाठ्यक्रम में चुनाव किया जाता है। मतलब बच्चे की उम्र के हिसाब से क्या बनाया जाता है? पाठ्यक्रम बनाया जाता है। बालक की क्षमता देखी जाती है, यानी कि इसमें क्या देखा जाता है? उपयुक्त सभी। जल्दी जल्दी कराऊंगी, पिछली क्लास को देख लेना, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है? मस्तिष्क का एक क्या होता है? चेतन मन। और एक क्या होता है? अपूर्ण चेतन मन बोला गया है, या अर्ध चेतन मन बोला गया है। और एक क्या बोला गया है? अचेतन मन। ठीक है। लेकिन वैसे सीधा सीधा देखा जाए तो दो ही टाइप से डिवाइड है। ये क्या है? 1/10। और ये क्या है? 9/10। इसी को क्या बोला जाता है? 1/10 को 10%। और इसको क्या बोला जाता है? 90%। महत्वता किसको दी गई है? अचेतन मन को। सिगमंड फ्राइड ने इसको इस तरीके से डिवाइड किया। ये 1/10 हिस्सा है और ये 9/10। तुम अभी सुन रहे हो तो तुम्हारा कौन सा मन काम कर रहा है? चेतन मन। और थोड़े टाइम तक ये कहाँ रहेगा? अचेतन में। और बहुत दिन तक इसको रिवाइज नहीं करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा? अचेतन में। फिर तुम्हें याद आएगा तो अचेतन में आएगा, और बिल्कुल अच्छे से याद आएगा। हल्का हल्का याद आया, धुंधला धुंधला। पेपर में कई बार बच्चा इस स्थिति में रहता है कि इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, उस पेज पर लिखा हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो कहाँ लाई कर रहा है? वो अचेतन में। अगर उसको याद आ गया तो चेतन में, नहीं याद आ रहा है तो कहाँ है? वो अचेतन मन में। तो यानी कि हमारे मस्तिष्क का चेतन हिस्सा कितना है? 1/10 हिस्सा। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10% भी लिखते हैं। देखो 10% का परसेंटेज हटाओगे तो 10/100, 0 से 0 हट गया तो क्या आ गया? 1/10 हिस्सा। नेक्स्ट, अच्छे चरित्र में क्या क्या विशेषता होती है? अच्छा चरित्र होगा ना, वो कभी भी स्थिर नहीं होगा, यानी कि चेंज होता रहेगा। भिन्नता, ये क्या होती है? भिन्नता नहीं होगी। मतलब ये भिन्नता तो कुछ होता ही नहीं है। अपरिपक्वता, ये भी नहीं होगी। तो क्या होगी उसके अंदर? डायनेमिक। वो कैसा रहेगा? डायनेमिक का मतलब क्या है? सिचुएशन के हिसाब से बदल जाए, वातावरण के हिसाब से बदल जाए, पर्यावरण के हिसाब से बदल जाए। अब जहाँ रोने का माहौल और वहां जाकर हंसने लग गया, इसका मतलब उसके अंदर डायनेमिक नेचर नहीं है, गत्यात्मक नहीं है। उसका चरित्र अच्छा कैसे हो सकता है? अब जहां पर सब हंस रहे हैं और वो जाकर वहां रोने लग जाए तो कहेंगे हम माता मनाने आए। यानी कि अच्छे चरित्र की विशेषता कौन सी है? उसका नेचर डायनेमिक होना चाहिए, गत्यात्मक होना चाहिए, स्थिरता नहीं होनी चाहिए। प्रासंगिक अंतर्बोध, इसी को क्या किसने दिया था? ये मार्गन, ये क्या लिख दिया? मार्गन एंड मुर्रे। ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? TAT, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। कौन सी विधि है? ये प्रक्षेपण विधि है।
प्रक्षेपण विधि। कितने कार्ड लिए जाते हैं? 31 का 1935 में दी थी। 1935 कितने कार्ड लिए जाते हैं? 31 कार्ड। रंगीन कितने होते हैं? रंगीन कार्ड कितने होते हैं? 30। और ब्लैंक कार्ड कितना होता है? ब्लैंक कार्ड कितने होते हैं? 1। जो 30 रंगीन कार्ड है उसके अंदर से 10, 10 और 10। 10 पे क्या होती है? फीमेल की फोटो, 10 पर मेल और 10 पर फीमेल प्लस मेल। एक साथ कितने कार्ड दिए जाते हैं? 20, जिसमें से 19 तो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, और एक क्या होता है? ब्लैंक। जो ब्लैंक कार्ड की संख्या होती है वो कौन सी होती है? 16 नंबर वाला कार्ड होता है वो ब्लैंक होता है। ठीक है, अलग अलग कार्ड दिखाकर उनसे उसके ऊपर जानवरों की जो फोटो होती है और फिर बच्चों से 3 से 14 साल के बच्चों का परीक्षण किया जाता है, उनका मापन किया जाता है। और ये कौन सी विधि है? प्रक्षेपण विधि है, व्यक्तिगत मापन विधि है। इसी को इंग्लिश में प्रासंगिक, इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, हिंदी में इसको प्रासंगिक अंतर्बोध कह देते हैं। देने वाले कौन थे? मार्गन मुर्रे थे। नेक्स्ट, अरे इसका ऑप्शन क्या था? क्या पूछा गया था इसने? कब का निर्माण कब हुआ था? 1935 में हुआ था। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के सील गुण, सील गुण को क्या बोला जाता है? आदमी की जो क्वालिटी होती है, आदमी की जो ट्रेट्स होती हैं। देने वाले कौन कौन थे? आलपोर्ट थे, आइजिंग थे, कैटल थे, और कौन थे? गैरिट नहीं थे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के सील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया था? आलपोर्ट ने किया था और कैटल ने किया था। जो आलपोर्ट ने किया था ना, तो उन्होंने 2 टाइप के आदमी बताए थे। एक तो क्या बताए थे? सामान्य विशेषताएं, और एक क्या बताई थी? व्यक्तित्व। जो सामान्य थे वो गुण तो सब में पाए जाते हैं, और व्यक्तित्व जो किसी स्पेशल में पाए जाएंगे। इनको फिर 3 तरीके से डिवाइड किया था। एक तो क्या बोल दिया था इनको? कार्डिनल। एक क्या बोल दिया था? केंद्रीय। और एक क्या बताए थे? गुण। कार्डिनल तो वो होते हैं जैसे कि सत्य, अहिंसा, किसमें? महात्मा गांधी में, जो छुपाने से भी नहीं छुपते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा में था, भीमराव अंबेडकर में था, वो वाले। केंद्रीय क्या होते हैं? जैसे कि सामाजिकता, सहिष्णुता, परोपकारिता, मतलब एक आदमी में, ये तो किसी में 1 या 2 होते हैं, ये 5 से 7 हो सकते हैं। और किसी का हेयर स्टाइल, किसी का खान पान, किसी का पहनावा स्पेशल टाइप का हो, वो क्या आ जाते हैं? गुण में आ जाते हैं। कैटल ने क्या दी थी? इन्होंने एक तो सरफेस स्टेट थ्योरी दी थी, सरफेस सतही सील गुण, सरफेस, या इसी को क्या बोलते हैं? सतही। और एक क्या दिया था? सोर्स, सोर्स स्टेट थ्योरी। ठीक है, जो सरफेस स्टेट थ्योरी होती है ना, इसके ऊपर तो किसका प्रभाव होता है? आनुवांशिकता का, आनुवांशिकता का। और इसके ऊपर किसका होता है? वातावरण का। ये तो क्या होती है? जन्मजात। और ये क्या होती है? जरा अर्जित की जा सकती है। ये जो 16 PF थे ना, उनको 2 भागों में बांट दिया था। एक तो ये आनुवांशिकता के आधार पर और वातावरण के आधार पर। तो ये देने वाले कौन थे? आलपोर्ट और कैटल। नेक्स्ट, संज्ञान, समरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। एक गिलफोर्ड था, अच्छा ये लिखा ही हुआ, गिलफोर्ड के 5 तत्व थे। गिलफोर्ड ने 5 तत्व ने, गिलफोर्ड ने क्या दिया था? 3 आयामी थ्योरी दी थी, या उसी को क्या बोला जाता है? त्रिविमीय, या उसी को बोला जाता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल। इसमें 3 डायमेंशन किस तरीके से डिवाइड किए थे? आदमी के अंदर क्या होती है? संक्रिया करता है, वो किस तरीके से सोचता है, फिर उस वस्तुनिष्ठ क्या चीजें यूज करता है प्रयोग करने के लिए, और उसका क्या आता है? उत्पाद। जो ये संक्रिया वाला है, पायदान है, उसका डायमेंशन है, इसके अंदर उन्होंने क्या क्या लिया था? किस तरीके से सोचेगा, किस तरीके से याद करेगा, वो अभिसारी चिंतन करेगा या अपसारी चिंतन करेगा, और लास्ट में फिर क्या कर देगा? उसका मूल्यांकन कर देगा। ठीक है, यानी कि संज्ञान पहले उस तरीके को सोचना स्टार्ट करता है, ठीक है, संवेदी क्रियाओं से, फिर उसको याद करता है, फिर उसका अभिसारी चिंतन करता है, फिर उसको सबको इकट्ठा करता है, और फिर उसका क्या करता है? मूल्यांकन। यानी कि कितने तत्व दिए थे उन्होंने? 5।
यहाँ पर शुरू में 5 तत्व दिए थे, यहाँ 4 दिए थे और यहाँ पर 6 दिए थे। और टोटल आपसे पूछा जाए कि कितने उसके कॉस्ट थे, कितने खंड थे, तो शुरू में कितने हो गए, इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120। लास्ट में फिर बाद में फिर इसके बाद ये 5 और ये 6 थे तो ये 150 बन गए थे। फिर ये 6 5 6 थे, 6 5 6 थे तो ये कितने बन गए थे 180। आज के दिन एक कितने कॉस्ट खंड है 180, शुरू में कितने थे 120। तो इन्होंने क्या पूछा, 5 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित है, तो ये किससे थे, संक्रिया से, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है ऑपरेशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है कंटेंट और इसको क्या बोला जाता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये ऑपरेशन, संक्रिया, ऑपरेंट, ये किसके थे गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत या 3 डायमेंशन में से एक पायदान के 5 तत्व थे और गिलफोर्ड ने दिया था। दुर्बल व्यक्ति की प्रकृति होती है, दुबले दुबले कौन से होते हैं पतले से, फिर वो कैसे रहेंगे सूखे से, चिड़चिड़े रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे तो वो बहिर्मुखी नहीं होंगे, वो अंतर्मुखी होंगे, और अंतर्मुखी हैं तो उनके अंदर सामाजिकता की भावना नहीं पाई जाती, भाईचारे की भावना नहीं पाई जाती, यानी कि वो एकांतवासी होंगे, चिड़चिड़े होंगे, असामाजिक होंगे, गंभीर होंगे, उपयुक्त सभी जो मरियल से होते हैं। संगठित व्यक्तित्व, संगठित का मतलब क्या होता है जिसके सारे पक्ष स्ट्रॉन्ग हो, संगठन हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सारे लिख रखे हैं क्या, कौन सा नहीं लिख रखा, शारीरिक। आदमी के डेवलपमेंट के लिए मेन 4 पक्ष देखे जाते हैं, 4 में से एक तो ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबका क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित से पक्षों का विकास हुआ, ये सारे पक्ष क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। एक पक्ष भी कमजोर हो गया तो बाकी सब के ऊपर इफेक्ट होगा। जो विकलांग बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से सही नहीं है तो वो सामाजिकता का भी हिस्सा नहीं बन पाते, अकेले रहकर चिड़चिड़े हो जाते हैं तो उनके संवेग भी हिल जाते हैं, और जब वो भाईचारे में नहीं रहते हैं तो उनका मानसिक विकास भी ढंग से नहीं हो पाता है। कि जो मानसिक विकास से कमजोर हैं तो उनके अंदर ये सारी चीजें भी कम पाई जाएंगी, क्योंकि वो दुबले चिड़चिड़े से ऐसे होंगे तो उनका अच्छे ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। जुंग महोदय कौन थे, जुंग किसके शिष्य थे, फ्राइड के शिष्य थे। ठीक है, और इनको और क्या कहा जाता है, फ्राइड के शिष्य थे, और फ्राइड ऐसे नहीं लिखा जाता, फ्राइड के शिष्य थे। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, नव विश्लेषणवादी। इन्होंने आदमी के व्यक्तित्व को किस तरीके से डिफाइन किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी कौन से होते हैं, जो सामाजिक नहीं होते, जो एकांतवासी होते हैं, लेखक टाइप। बहिर्मुखी राजनेता, खिलाड़ी टाइप होते हैं, सामाजिकता होती है, और इन दोनों का मिला जुला मिक्सचर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उभयमुखी। और ये वर्गीकरण किसने दिया था, युंग ने एक ही बात है, वो दोनों एक ही आदमी के इंग्लिश और हिंदी में नेम है, उनको नव विश्लेषणवादी कहा जाता है, और वो सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। नेक्स्ट, हंसमुखी और समाज प्रिय व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं, खुश रहने वाले। जो एक मैंने कोई पिछली क्लास में बताया था शायद, एक होता है गोलाकार, एक होता है आयताकार और एक होता है लंबाकार। शारीरिक रूप से क्लासिफिकेशन किया गया था। ये क्या है, एक वर्गीकरण। करने वाला कौन था, क्रैशमर। नहीं, क्रैशमर नहीं थे, शेल्डन थे। इसको इंग्लिश में और लिख लेना साथ में। ये करने वाला कौन था, शेल्डन था। ठीक है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, अब और क्या बोला जाता है इनको इंग्लिश में, विस्रोटीनिया और सोमेटेनिया। ये एथलेटिक को सुडोल का बोलते हैं। ये क्रैशमर वाले में था।
और क्या बोला जाता है तीसरे वाले को? सेरिब्रोटोनिया। सेरिब्रोटोनिया। ये जो सबसे पहले वाले होते हैं ना, ये हंसमुख होते हैं। और क्या होते हैं? ये सामाजिक होते हैं। खाओ पियो मस्त रहो मौज लो भाईचारे में, ठीक है। ये क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, शर्मीले होते हैं और परिश्रमी होते हैं। और ये क्या होते हैं? लंबाकार वाले, चिड़चिड़े, दुबले पतले, असामाजिक। अब क्या पूछा उसमें, अब देख लो। हंसमुखी और समाज प्रिय ये कौन से हैं? फर्स्ट टाइप वाले, जिसको क्या बोला जाता है? विसरोटोनिया। एंडोमॉर्फिक और गोलाकार। किसने किया था ये वर्गीकरण? ये किया था शेल्डन ने। कब किया था ये? 1940। ठीक है, तो ये आगे ये वाले। ये सोमेटोनिया कौन से थे? आयताकार। और लंबाकार को क्या बोलते हैं? सेरिब्रोटोनिया। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुखंड का प्रतिपादन, जिसको बालू का टीला कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? बालू का टीला, ठीक है, या परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है। परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है, जैसे बालू का टीला। इसमें क्या क्या देखी जाता है? लंबाई देखी जाती है, चौड़ाई देखी जाती है और उसका क्षेत्रफल देखा जाता है। ये वर्गीकरण करने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक। उन्होंने क्या कहा था कि बहुखंड सिद्धांत के प्रतिपादन, यानी कि जो आदमी के अंदर जो बुद्धि होती है ना, वो उसको लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल के हिसाब से नापेंगे तो वो एक परमाणुवादी बुद्धि का आदमी होता है, जिसके अंदर बहुत सारे खंड होते हैं, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि टर्मन थे, उन्होंने क्या कहा था? एक तत्व, यानी कि सब आदमियों में एक तरह की बुद्धि होती है। तो फिर हम ऐसे कैसे कह देते हैं कि ये स्पोर्ट्स में चला गया, ये संगीत में चला गया, राजनीति में चला गया? तो वो तो बात बिल्कुल ही गलत थी। फिर उसके बाद स्पीयरमैन आए थे, उन्होंने दो तत्व सिद्धांत दिया था। एक तो क्या कहा था? जनरल फैक्टर, और एक क्या कहा था? स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर तो सब में पाया जाता है और स्पेसिफिक फैक्टर सब में अलग अलग पाए जाते हैं। एक जन्मजात होते हैं और एक को बाद में अर्जित भी किया जा सकता है। जो जनरल फैक्टर होते हैं वो जन्मजात होते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं वो प्रशिक्षण अनुभव से बाद में कम ज्यादा हो सकते हैं। तो जो बुद्धि का जो सिद्धांत है उनमें सबसे पहले जो बिने का सिद्धांत है, उन्होंने तो कहा एक तत्व, वो तो गलत ही हो गया। फिर आए थे स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ने दो तत्व बताए थे। फिर उसके बाद ये थे थॉर्नडाइक, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने दिया था बहुतत्व का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसी को क्या बोला जाता है? मल्टी फैक्टर थ्योरी। बिने ने क्या दिया था? एक तत्व। और स्पीयरमैन ने कितने दिए थे? दो तत्व। और इन्होंने क्या दिए थे? बहुतत्व, जिसको बालू का टीला और परमाणुवादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किसने? मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। पहली बार मानसिक बुद्धि का नाम ये थे, ये तो कौन थे? बिने थे। ठीक है, और ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला था, ये किसने दिया था? टर्मन ने, जिन्होंने क्या दिया था? मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज मल्टीप्लाई में 100। तो ये देने वाले कौन थे? टर्मन थे। स्पीयरमैन ने दो तत्व सिद्धांत दिया था और बिने ने तो पहले सबसे पहले मानसिक आयु की बात की थी। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला भी तो बताया था, मानसिक आयु वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, MACA मल्टीप्लाई में 100। ये तो जो हमारी एज होती है वो, और एक 10 साल का बच्चा 12 साल वाले बच्चे के बराबर के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। इसका मतलब उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12। वो बच्चे की उम्र कितनी थी? 10। मल्टीप्लाई क्या कर दूं? 100। इसका मतलब ये कितना आ गया? उसकी बुद्धि लब्धि कितनी आ गई? 120। उसका IQ क्या आ गया? इंटेलिजेंसी क्वेश्चन क्या आ गया? उसका 120 आ गया। इसका मतलब वो क्या है? सामान्य से तो ऊपर है। उसके बाद स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है एक कारक, दो कारक, GWS मिश्रित। तो अभी बताया था स्पीयरमैन ने क्या कहा था? दो टाइप की बुद्धियां, दो कारक होते हैं, एक जनरल फैक्टर, एक स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर होता है, ये तो क्या होता है? जन्मजात होता है और इसको बाद में अर्जित किया जा सकता है। खिलाड़ी के अंदर, स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर अलग होगा, राजनेता के अंदर अलग होगा, मैथमेटिशियंस के अंदर अलग होगा, और संगीत में के अंदर अलग होगा, गायक के अंदर अलग होगा।
बीने साइमन परीक्षण का प्रथम पुनरावृत्ति पहली बार चेंज कब किया गया था? देखो बीने साइमन परीक्षण पहली बार तो ये किया गया था 1905 में, जब क्वेश्चन की संख्या 30 रखी गई थी। फिर इसके अंदर संशोधन हुआ था 1908 में हुआ था और 1911 में। तो पहला संशोधन 1908 में हुआ था और बाद वाला संशोधन 1911 में हुआ था। और ये अमेरिका की एक लैब में हुआ था और उस लैब के कारण स्टैनफोर्ड लैब थी, स्टैनफोर्ड अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ये चेंज करने वाले कौन थे? टर्मन। लेकिन सबसे पहले काम किसने किया था इसके ऊपर? साइमन बीने ने। बीने और साइमन दो अलग अलग आदमी है, बीने ने किया था। तो स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट नाम दे दिया था, देने वाला कौन था? टर्मन। वो संशोधन 1908 और 1911 में हुए थे और पहली बार ये बीने साइमन परीक्षण कब बना था? 1905 में। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया था? परीक्षण का प्रथम पुनरावृत्ति पहली बार दोहराया कब गया था? 1908 में और दूसरी बार 1911 में। बीने साइमन स्केल के संशोधन का स्वरूप बुद्धि की वितरण की अवधारणा अस्तित्व में कब आई? बुद्धि वितरण की धारणा अस्तित्व में कब आई? बुद्धि वितरण की धारणा अभी बताई थी 1911 में। 1908 में पहला संशोधन था। बौद्धिक मॉडल के ढांचा किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? अब ढांचा कौन था? देने वाला कौन था? 3 डायमेंशनल थ्योरी जिसने दी थी, 3 डायमेंशनल थ्योरी वाले, जिसको क्या बोलते हैं? 3 आयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत। ठीक है, देने वाले कौन थे? गिलफोर्ड, जिन्होंने 3 कौन कौन से दिए थे? ऑपरेशन, ऑपरेंट, कंटेंट और रिजल्ट। इसको क्या बोला जाता है? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। इसके अंदर कितने कितने तत्व थे? शुरू में 5, 4 और 6, बाद में 5, 5 और 6, और फिर 6, 5 और 6, 120, 150 और 180। अरे पूछा क्या था उसके अंदर? उसके अंदर पूछा था देने वाले कौन थे? गिलफोर्ड थे। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? एक तो ये 3 टाइप दिए थे इन्होंने, और कौन कौन से थे? सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष और स्थूल। सूक्ष्म को क्या बोलते हैं? माइक्रो थिंकर, ये विचारक लगा लेना इसके आगे, थिंकर, डायरेक्ट थिंकर, सीधा सोचने वाले थिंकर, और मैक्रो थिंकर। तो इन्होंने कितने टाइप दिए थे? 3 तरह के दिए थे। बुद्धि के कितने प्रकार दिए थे? क्वेश्चन रह गए खत्म। दोनों एमसीक्यू की क्लास कर लेना। इंटेलिजेंसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ है पर्सनैलिटी पर। पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी दोनों एक ही यूनिट में से आती हैं, तो मतलब दोनों में से एक बुद्धि वाले के चैप्टर इंटेलिजेंसी के ऊपर से एक क्वेश्चन पक्का मिलता है और एक पर्सनैलिटी से, यानी कि इस यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलते हैं हर पेपर के अंदर। अभी क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।